आप सभी लोगों को राधे राधे। आज के वीडियो के माध्यम से हम संस्कृत व्याकरण का वर्ण परिचय पढ़ने वाले हैं। मैं आशा न पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर परीक्षा में इस टॉपिक से जितने भी सवाल आएंगे आप उन सवालों को बेहद आसानी से बना सकते हैं। तो आइए बिना देर के अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम वर्ण से। जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। देखिए वर्ण में क्या लिखा गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको बताया गया कि अ, यदि हम आपको बोले कि अ का आप टुकड़ा करिए, तोड़िए उसे, तो क्या आप उसे तोड़ पाइएगा? अब नहीं तोड़ पाइएगा। तो जब हम किसी शब्द को तोड़ते जाते हैं और लास्ट में कोई ना कोई ऐसा मूल चीज बचता है जिसे हम तोड़ नहीं पाते हैं, तो वही हमारा वर्ण हो जाता है। उदाहरण के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। जैसे एक शब्द मैं लिख रहा हूं कमल, शब्द है कमल। तो यदि मैं कहूं कि कमल को आप तोड़िए, खंड कीजिए, टुकड़ा कीजिए, तो आप कैसे कीजिएगा? का है, इसमें जुड़ा सर जी आ है, उसके बाद मां है, मां में जुड़ा सर जी आ है, और उसके बाद ला है, ला में जुड़ा हुआ आ है। तो इसका जब हम खंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो क्या आप इस क को और तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यह अंतिम टूटा हुआ रूप है। इसको भी आप नहीं तोड़ सकते, इसको भी नहीं तोड़ सकते। तो वर्ण यही सारे के सारे क्या है? वर्ण है। तो अब आपको यकीन करता हूं समझ गए होंगे कि वर्ण क्या है। ऐसी मूल ध्वनि है, ऐसी आवाज है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा बिंदु है वह है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या होता है वर्णमाला? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, समूह ही नहीं, इसमें लिखा क्रमबद्ध समूह को। क्रमबद्ध का मतलब अब क के बाद क्या आएगा? ख, ख के बाद क्या आएगा? ग। इस प्रकार के जो समूह होंगे कि किसके बाद क्या आएगा, क्रमबद्ध माने बेजाबते, बढ़िया से, व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे लिखा कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 50 वर्ण है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुछ किताबों में लिखा है कि संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या 48 है। कुल वर्णों की संख्या को लेकर के विद्वानों में अभी भी मतभेद चल रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या जो है वो 48 है, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि 50 है। तो आपको दोनों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे कि संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप उन्हें जवाब में कहिएगा कि संस्कृत में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार 48 है और कुछ विद्वानों के अनुसार 50 है। कैसे 48 होता है, कैसे 50 हो जाएगा, हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, आइए अब अगला बिंदु देखते हैं क्या है। संस्कृत में वर्ण के 2 भेद होते हैं। संस्कृत में वर्ण के कितने भेद? 2 भेद। देखिए एक लाइन से एग्जाम में सवाल बन सकता है। क्या बन सकता है? पहला अगर सवाल पूछना हो परीक्षा को तो पूछेगा कि उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो फिर उत्तर में आपका होगा कि उस मूल ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। फिर कहेगा कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो जवाब आपका होना चाहिए वर्णमाला। अगला सवाल पूछ सकता है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे, 48 या फिर 50। यदि दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आप दोनों का चुनाव ऐसे बेहतर होगा। अब आगे ऐसा तो प्रश्न आ ही नहीं सकता है। अगर आ जाता है तो जरूर एक ऑप्शन सी जरूर होगा कि दोनों है, क्योंकि दोनों में मतभेद है। और मतभेद जिन सवालों में होते हैं उन सवालों में या तो दोनों उत्तर दिए जाते हैं या फिर एक उत्तर को मिस कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। तो संस्कृत में वर्ण के 2 भेद हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? स्वर में लिखा है कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, बिना किसी सहायता के। तो उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात इनका उच्चारण स्वतः होता है। मतलब ऐसे वर्ण का मतलब क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों के मूल इकाई ओरिजिनल, जो खंड खंड करके ऐसे वर्ण जिन्हें हम बोलते टाइम, उच्चारण करते टाइम, बोलते टाइम कहीं भी किसी की सहायता न लेते हैं। अब किसी की सहायता लेने का मतलब क्या? अपने मित्र की सहायता नहीं। जब हमारे मुंह से आवाज निकलता है, उच्चारण होता है,
तो जब हम बोलते हैं तो कहीं भी हमारा कहीं से कोई टकराव नहीं होना चाहिए, जीव का कहीं से कोई मदद नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट वो आवाज निकलनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं आ, तो डायरेक्ट आवाज एकदम अंदर से निकल रही है अपनी, कहीं कहीं से कुछ टच वच नहीं है, किसी की सहायता नहीं है। लेकिन अभी मैं जैसे बोल दूं का, तो देखेंगे तो का जब बोलेंगे तो हमारी जीवा थोड़ा सा हल्का सा नीचे चिपक रही है, और जब इस जीवा को हम नहीं चिपकाएं और बोले का, तो बोल ही नहीं पाएंगे। तो आप अमूमन समझ गए होंगे कि स्वर वर्ण क्या है, यह स्वतः होते हैं, स्वतंत्र हमारे मुंह से निकलते हैं बिना किसी सहायता के। इनको उच्चारण करते टाइम, बोलते टाइम हम किसी भी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं, यह डायरेक्ट स्वतंत्र हमारे मुंह से निकलने वाले वर्ण है। जैसे अ, आ, ई, बड़ी वाली ई, इस सब जितने भी हैं आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है। अब देखेंगे कि स्वर, इसमें लिखा है कि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। तो हिंदी में जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है, लेकिन संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 11 नहीं बल्कि 13 होता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में सवाल पूछ सकता है। अगला देखेंगे, स्वर्ण वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। क्या है कि स्वर्ण वर्ण तो हमने जान लिया कि डायरेक्ट अपने स्वतंत्र होते हैं, हमारे मुंह से जब निकलते हैं तो बिना किसी के सहायता से निकलते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या क्या है? अ, छोटी वाली ई, छोटा वाला उ, छोटा वाला री और लरी, ये जितने भी 5 ठो हैं, इन 5 को हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसके बाद क्या है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या है? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा री, ए, ओ, औ, टोटल मिला के 8 हैं, और इन 8 को हम कहते हैं दीर्घ स्वर। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ह्रस्व स्वर है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है। तो आप इससे अनुमान के इससे आप बना सकते हैं। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है कि देखेंगे दीर्घ स्वर के आगे ऐसे 3 टाइप के लिख देते हैं। 3 है ये, हिंदी में 3 ऐसे लिखा जाता है। तो हिंदी में या संस्कृत में हिंदी में जो गिनती है ऐसे 3 लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर हो जाएगा, ये गिनती वाली। जैसे ओ के बाद ऐसा 3 लिख दिया, उसके बाद म, तो ये जो 3 वाली बात है, 3, ये ही हमारा प्लुत स्वर है। आ के बाद 3 ऐसा लिख दिया, ये हमारा प्लुत स्वर है। कृष्णा के आगे 3 लिख दिया, ये प्लुत स्वर है। बस ध्यान देना है कि प्लुत स्वर दीर्घ स्वर के आगे लगाना है, ह्रस्व स्वर के आगे नहीं लगाना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आगे जो है व्यंजन वर्ण उसको। अब आगे हम बात कर लेते हैं व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण क्या है? तो व्यंजन वर्ण में देखेंगे तो लिखा है कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। अभी हम स्वर वर्ण में क्या पढ़े कि वो बिना किसी सहायता के डायरेक्ट निकलता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन ये व्यंजन वर्ण डायरेक्ट नहीं निकलता, ये स्वर वर्णों की सहायता लेता है, तभी ये पूरी हो पाता है। जैसे में देखेंगे हम, जैसे में लिखा गया क। जब हम क बोलेंगे तो क हम तभी बोल पाएंगे जब किसी स्वर अ की सहायता लगे। जैसे बोल रहे हैं क, तो क जब भी हम बोल रहे हैं तो ऐसा अनुमान, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे क के पीछे अ की बू आ रही है, माने अ आ रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी व्यंजन हैं उनमें देखेंगे तो हमें स्वरों की सहायता नजर आती है। इसीलिए व्यंजन वर्ण इसीलिए जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्वरों की सहायता से बनते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। आगे लिखा है कि संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? तो 33 है। उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है? तो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है कि व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। ये भी एग्जाम में आएगा कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। स्वर वर्ण भी 3, व्यंजन वर्ण भी 3। 3 कौन है? एक है स्पर्श व्यंजन, एक है अंतस्थ व्यंजन और एक है पुष्प व्यंजन। 3 हो गए। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब क वर्ग कह रहे हैं, इसका मतलब क्या? क से लेके अंगना अव तक यानी अंग तक। च वर्ग कह रहे हैं, इसका मतलब च से लेके यानी य तक। और ट वर्ग का मतलब ट से लेके अड़ तक। त वर्ग का मतलब त से लेके न तक।
और प वर्ग का मतलब प से लेके म तक। ये जितने भी आपको 25 ठो दिख गए, इन 25 को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा कहीं ना कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन है। अगला है अंतस्थ व्यंजन, अंदर से निकले हुआ व्यंजन। कौन कौन है? या, रा, ला, वा। ये भी टोटल कितने हैं? 4। तो एग्जाम कोई पूछे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं तो कहिएगा या, रा, ला और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या है? तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इन चारों को हम लोग कहते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन इसलिए क्योंकि इन्हें बोलते टाइम हमें ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा उष्मा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए ये उष्म व्यंजन है। अगला एक और व्यंजन है जिसे व्यंजन की श्रेणी में तो नहीं रखा जाता और ना ही इसकी गणना वर्णों में की जाती है, लेकिन ये भी जानने लायक है, इससे भी परीक्षा में सवाल आता है। यह है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? कोई कोई इसे संयुक्त भी पढ़ता है, तो आप घबराइए नहीं कि सर संयुक्त बोल दिए, नहीं घबराना नहीं। संयुक्त व्यंजन क्या है? छ। अब संयुक्त का मतलब होता है जुड़ के बना हुआ। ये व्यंजन जो होता है वो 2 वर्णों से जुड़ के बना होता है। जैसे छ, छ किन किन वर्णों से मिलकर बना है? तो क से और मूर्धन्य स से मिलकर बनने वाला वर्ण जो है वो है क्षत्रिय छ। उसके बाद त्र है, त्र किन किन से? त से और र से। उसी प्रकार ज्ञ है, ज और य से। उसी प्रकार स्र है, तलाभि स और र से। इन सबसे मिलकर ये बना हुआ है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि 2 वर्णों से जुड़कर बने हैं, मिलकर बने हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है, लेकिन इनकी संख्या को हम वर्ण में नहीं गिनते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ कुछ विद्वान मानते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में 48 वर्ण है, तो कोई कहता है कि 50 वर्ण है। तो 50 कैसे होंगे और 48 कैसे होंगे? लिखा है स्वर, स्वरों की संख्या 13 है, हमने तो देख लिया। चलिए भाई 13 हो गई, ठीक। व्यंजन अभी हमने पढ़ा कि 33 होते हैं, ये भी हो गई। 2 ठो अयोगवाह होता है। अयोगवाह कौन कौन? अयोगवाह किन्हें कहते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो आप देखोगे कि अ के ऊपर जो ऐसे बिंदु लगाता है अंग, क के ऊपर जो बिंदु लगाता है कंग, तो ये ऊपर वाली जो बिंदी है ना, इस बिंदी को हम लोग कहते हैं अनुस्वार। और क के बाद ऐसे देखे होंगे 2 ठो बिंदु, विसर्ग को तो जानते ही आप भली भांति, इन्हें विसर्ग कहते हैं। तो ये अनुस्वार और ये विसर्ग, ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। तो 2 ये हो गए, चलिए ठीक है। और एक होता है जिह्वा मूल्य और एक होता है उपधमानीय। ये भी इनकी भी संख्या क्या हो गई? 2। तो टोटल जोड़ेंगे तो टोटल मिला के 50। इस प्रकार से 50। परंतु कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये जिह्वा मूल्य और उपधमानीय कोई वर्ण नहीं है, तो उनके भाई मान्यता के अनुसार यहाँ 50 में से 2 कम हो जाएगा तो 48 हो जाता है। तो दोनों में मतभेद है विद्वानों में इस वर्णों की संख्या को लेकर के, इसीलिए कभी कभार 50 किताबों में और कभी कभार 48 किताबों में दे देता है। ज्यादातर जो विश्वसनीय है लगभग सभी किताब 50-50 बताते हैं, विद्वान 48 भी बताते हैं, क्योंकि मतभेद वाला सवाल है तो क्या ही कहूं कि कौन ज्यादा बताते हैं कौन कम बताता है, तो मतभेद है इन सवालों में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसी वर्ण परिचय का एक और भाग होगा, उच्चारण स्थान, कि जो हम अपने मुंह से कोई भी वर्ण बोल रहे हैं वो कहां से बोल रहे हैं, उसका उच्चारण स्थान कहाँ है, कहां से वो आवाजें निकल रही है, कहां से वो वर्ण निकल रहा है। तो अगली वीडियो में हम लोग उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।